नमस्कार। आज हम बीए पार्ट द्वितीय में सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया अर्थात सामाजिक अनुसंधान के विभिन्न चरणों पर चर्चा करेंगे। इसमें जो मुख्य रूप से 3 विद्वान हैं उन्होंने काम किया है और पहला है इसमें ऑगस्ट कॉम्ट, दूसरा है श्रीमती पीवी यंग और तीसरा है श्री जॉर्ज ए लुंडबर्ग। इन तीनों के हम देखेंगे कि ये क्या विभिन्न चरण बताते हैं, क्या प्रक्रिया बताते हैं। ऑगस्ट कॉम्ट सबसे पहले चरण बताते हैं विषय का चुनाव, लेकिन श्रीमती पीवी यंग बताते हैं कार्यकारी प्राकल्पना का निर्माण, यानी कल्पना का निर्माण करो पहले कि इस तरीके से हम अनुसंधान करेंगे। वहीं पर जॉर्ज ए लुंडबर्ग पहला चरण बताते हैं कार्यकारी प्राकल्पना, यानी लुंडबर्ग और पीवी यंग का विचार समान है। दूसरा है जो ऑगस्ट कॉम्ट ने अवलोकन द्वारा तथ्यों का संकलन किया जाना चाहिए। तो पहला चरण विषय का चुनाव, दूसरा है अवलोकन द्वारा तथ्यों का संकलन किया जाए, फिर उसके बाद संकलन के बाद तथ्यों का वर्गीकरण किया जाए, वर्गीकरण के बाद उनका परीक्षण किया जाए कि तथ्य हैं ये वास्तविक हैं या नहीं हैं, और उसके बाद नियमों का प्रतिपादन किया जाए विभिन्न तथ्यों को परस्पर जोड़ते हुए, और एक ऐसा कथन जो एक प्रकार से प्रकृति या किसी सामाजिक घटना इनके बारे में ठीक से वर्णन कर सके, उसका निर्माण किया जाना चाहिए। श्रीमती पीवी यंग हैं जो पहला कार्यकारी प्रकल्पना का निर्माण, दूसरा तथ्यों का अवलोकन, ध्यान दीजिए, दूसरा तथ्यों का अवलोकन। वहीं पर वो अवलोकन द्वारा तथ्यों का संकलन की बात करते हैं। तो तथ्यों का अवलोकन, एकत्रीकरण एवं लेखन। इसके बाद तीसरा चरण बताती हैं श्रीमती पीवी यंग लिखित तथ्यों का श्रेणी और अनुक्रमों में वर्गीकरण, समान ही है ये। और चौथा होता है वैज्ञानिक सामान्यीकरण और नियमों का प्रतिपादन, ये भी बिल्कुल ऑगस्ट कॉम्ट के अनुसार ही है, तो केवल पहले में अंतर है। इधर श्री लुंडबर्ग हैं, वो पहला चरण बताते कार्यकारी प्रकल्पना का निर्माण, उसके बाद तथ्यों का अवलोकन और लेखन, एकत्रित तथ्यों का अवलोकन और संगठन, सामान्यीकरण, नियमों का प्रतिपादन, बिल्कुल समान ही है। तो इन प्रकार से इन तीनों का हम जो अध्ययन करते हैं तो करीब 12 चरण हमारे सामने आते हैं। ध्यान दीजिए, पहला समस्या का चुनाव, फिर समस्या से संबंधित जो साहित्य का अध्ययन करो आप, तो हम रिसर्च करते हैं जब जो है रिसर्च से संबंधित जो साहित्य है उसको जुटाया जाता है, तो पूर्व के अध्ययनों का पता चलता है इससे, और हमारा जो है ज्ञानवर्धन होता है। इसके बाद में इकाइयों का निर्धारण, अब जिनसे अनुसंधान करना है किन इकाइयों का करना है उनका सिलेक्शन करना है। फिर प्राकल्पना का निर्माण, जब इतने सारे तीनों चीज़ें हो जाती हैं फिर हमारी कार्यकारी प्राकल्पना का निर्माण किया जाए कि अनुसंधान इस प्रकार से किया जाए और संभावित रास्ता ये होना चाहिए। इसके बाद अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण किया जाए और फिर सूचनादाताओं का चुनाव, जिस क्षेत्र का अध्ययन करना चाह रहे हैं उसके अंदर आप सूचना कहाँ से प्राप्त करेंगे, उसके बाद इनका चुनाव। अब सूचनादाताओं का हो गया तो सूचना के स्रोतों एवं अध्ययन के उपकरणों और प्रविधियों का निर्धारण किया जाना चाहिए कि आप साक्षात्कार लेंगे या आप प्रश्नावली के माध्यम से अध्ययन करेंगे, या आप अनुसूची का प्रयोग करेंगे, या आप व्यक्तिगत अध्ययन करेंगे। इसके बाद में जो है 8वां चरण उपकरणों प्रविधियों का पूर्व परीक्षण। जब आपने कलेक्शन कर लिया तो एक बार इनका परीक्षण किया जाना चाहिए कि ये उपकरण सही हैं और ये विधि सही है क्या। इसके लिए हो सकता है एक प्रकार से अनुसंधान प्रक्रिया संक्षेप में हमें करना ही पड़ जाए। उसके बाद है तथ्यों का अवलोकन एवं संकलन। अब जब आपने परीक्षण कर लिया और हमारी विधियाँ और उपकरण सही हैं ये मान लिया, आपने देख लिया, अब आप वास्तव में अच्छे से तथ्यों का अवलोकन करें, संकलन करें। यह अवलोकन आपका जो है सहभागिता से हो सकता है,
या अलग से बैठ कर किया जा सकता है, या सेकेंडरी अवलोकन हो सकता है। तथ्यों का संपादन, संकलन, वर्गीकरण और सारणीयन, टेबुलेशन करना ज़रूरी है, वर्गीकरण ज़रूरी है, और हो सके तथ्यों को एक संकेत भी दे दिया जाए तो उससे समझने में आसानी होगी। संक्षिप्तीकरण भी आसान हो जाता है। संपादन का मतलब ये है कि वह तथ्य अच्छे बुरे जो उचित अनुचित हैं उनकी छँटाई हो जाए। 11वां है तथ्यों का विश्लेषण और विवेचन। इसके बाद सामान्यीकरण और नियमों का प्रतिपादन आता है। तो ये 12 चरण हैं। आगे हम इनको मुख्य मेन विषयों पर चर्चा करेंगे।